नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, अर्थात कंट्रोल करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तकनीकें हैं जिनकी मदद से हम कंट्रोलिंग को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ सो टेक्निक्स आर जनरल टेक्निक, स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इनमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर शो कर रही हूँ। सो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, द simplest way to control organization activity is that managers take round at the workplace and observe the progress of the work. Any defect in performance can be spotted and corrected immediately. A face-to-face interaction is possible where workers get their doubts solved on the job and guidance and counseling can be provided there and then। अर्थात पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है वो एक सिंपल मेथड है, एक्टिविटी है, जिसके कारण जो मैनेजर्स हैं उन्हें अपने ही वर्क प्लेस पर टाइम टू टाइम राउंड लगाना चाहिए। जो वर्कर्स हैं उनके वर्क को ऑब्जर्व करना चाहिए और जो वर्क की प्रोग्रेस है उसको चेक करते रहना चाहिए। अगर किसी काम में कोई डिफेक्ट है तो उसे उसी स्पॉट पर पकड़ना चाहिए और इमीडिएटली करेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है ये टेक्निक सबसे इजी और सिंपल टेक्निक मानी जाती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन के कारण जहाँ वर्कर्स को डाउट होता है वो तुरंत सॉल्व भी करवा लेते हैं, यानी वो तुरंत पूछ भी लेते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर लेते हैं। साथ ही साथ गाइडेंस भी ले लेते हैं और उन्हें काउंसलिंग भी प्रोवाइड हो जाती है। This method creates physiological pressure on the employees and they perform better than they know they are being observed by the supervisor. Managers can also know the behavior, technical and physiological problem that workers are facing at workplace and they try to overcome these problem। अर्थात इस मेथड के कारण जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर फिजियोलॉजिकल प्रेशर होगा जिससे वो और अच्छे से वर्क को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि उनके जो सुपरवाइज़र या मैनेजर्स हैं वो उन पर टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन लगाए हुए हैं, टाइम टू टाइम उनके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। मैनेजर्स भी जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बिहेवियर, उनकी टेक्निकल नॉलेज, उनको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और मैनेजर को भी इस बारे में नॉलेज होता रहेगा और इस नॉलेज के कारण जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज बजटिंग। अ बजटिंग इज अ सिस्टम विच रिफ्लेक्ट फ्यूचर income, expenditure and profit that come. It is a future projection of the firm financial position. Non-financial aspect like unit produced, unit sold, unit cost of material and labor etc. can also be important component of a budget। अर्थात बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें फ्यूचर की इनकम्स, एक्सपेंडिचर, उनके प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट किया जाता है और ये सारी चीज़ें एक फर्म के थ्रू अर्न की जाती हैं। बजट जो है वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को फ्यूचर के लिए सेट करता है, प्रोजेक्शन करता है और इसके लिए कई नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट का भी, कंपोनेंट्स का भी यूज़ करता है, जैसे कि यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर्स एक्सेट्रा। और ये जो कंपोनेंट्स हैं वो बजट को सेट करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बजट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग इन क्वांटिटेटिव टर्म प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बजटिंग कंट्रोल रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड और budgeted performance. It is a basic technique of control and is used at every level of organization. Budgets are prepared for the organization as a whole and for each departmental unit। अर्थात
बजट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्वांटिटेटिव टर्म में प्लान किया जाता है, यानी क्वांटिटेटिव टर्म में बनाया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो बजट है वो प्लान किया जाता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ बजटिंग कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के थ्रू कंप्लीट की गई है, उस एक्टिविटीज़ को, उस परफॉर्मेंस को ऑलरेडी प्लान जो बजटेड होता है हमारे पास, उससे कंपेयर किया जाता है। बजट जो है वो बेसिक टेक्निक है जिसको हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। बजट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रिपेयर किया जाता है, यानी हर डिपार्टमेंट का एक अलग यूनिट डिसाइड कर दिया जाता है और उसी के हिसाब से बजट प्लान किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इन इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस define the relationship between sales volume, cost, and profit to arrive at a figure of sale in which sale revenue is equal to cost. The point at which sale revenue is equal to cost in a fixed cost plus variable cost is the break-even point. Sales beyond the break-even point will on profit for the organization, and sales below the break-even point is situation of loss. अर्थात ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस टेक्निक के माध्यम से हम सेल्स वॉल्यूम और कॉस्ट और प्रॉफिट जो हमको होने वाला है उसका क्या फिगर आउट है उसके बारे में हम इससे पता लगा सकते हैं। इस टेक्निक के माध्यम से हम कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट के बारे में पता लगा सकते हैं। ये एक ऐसा ग्राफ है जहाँ पर सेल्स रेवेन्यू अगर कॉस्ट के बराबर होता है, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर अगर सेल्स होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट से जब सेल्स ऊपर की साइड जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, वहीं अगर और सेल्स जो है ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे की साइड जाती है तो वो हमें ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो ये है, फिक्स्ड कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस निकाल सकते हैं। और इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो सेल का एग्जैक्ट पोजीशन हमें बता देती है कि पॉइंट ऊपर की साइड जा रहा है, यानी ग्राफ जो होता है इस टाइप में वो ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड में। और ऊपर की साइड जो जाएगा पॉइंट सेल्स का तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और नीचे की साइड जाएगा तो लॉस होगा। Now the next is return on investment. Return on investment can be defined as one of the important and useful technique. It provides the basis and guides for measuring whether or not invested capital has been used effectively for generating a reasonable amount of return. ROI can be used to measure the overall performance of an organization or its individual department or divisions. It can be calculated as under net income before or after tax, may be used for making comparison. Total investment include both working as well as fixed capital invested in the business। अर्थात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टेक्निक है जिसके माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को चेक
कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है इसके माध्यम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट की है उससे हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, और इसका प्रॉपर यूज़ हो पा रहा है या नहीं, और उसके कारण जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है और जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो वर्क हो रहा है उससे हमें रीज़नेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल पाएगा या नहीं, यानी मैक्सिमम अमाउंट हमें जो चाहिए वो जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो रिटर्न हमको मिल पाएगा या नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कारण हम ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी चेक कर पाते हैं, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को चेक कर सकते हैं और उनके डिविजन्स को भी चेक कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम नेट इनकम बिफोर और आफ्टर टैक्स के बाद में जो कंपैरिजन है उसको यूज़ कर हम चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ratio analysis. The most commonly used ratios used by the organization can be classified in the following categories. अर्थात जो कैलकुलेशंस हैं वो प्रॉफिट को मेज़र करने के लिए ये एक नया टेक्निक है, दैट इज़ रेशियो एनालिसिस। इसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकता है। इसको कई कैटेगरीज में बांटा है, जैसे लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और टर्नओवर रेशोज़। जो लिक्विडिटी रेशोज़ होते हैं वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज जो होती हैं बिजनेस की, उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नाउ सेकंड इज सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशोज़ जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज और बिजनेस के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज को डिटरमाइन कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ की जाती है और इसे ही हम सॉल्वेंसी रेशोज़ कहते हैं। ये जो है वो सॉल्वेंसी रेशोज़ जो है वो बिजनेस की एबिलिटीज़ को चेक कर सकती हैं और सॉल्वेंसी रेशोज़ को डिटरमाइन करने की भी कोशिश करती हैं। नाउ दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये जो रेशो है वो बिजनेस की पोजीशंस को, प्रॉफिट को एनालिसिस करने का काम करते हैं। नाउ दैट इज़ नेक्स्ट इज़ टर्नओवर रेशो। और ये जो रेशोज़ हैं वो इफ़िशियंसीज और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं और कैलकुलेट करने का भी कोशिश करते हैं। इनके अंदर, इन सभी रेशोज़ के अंदर कई सारे पार्ट्स ऑफ रेशोज़ अवेलेबल होते हैं जिनके कारण हम अपने बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और भी कई पॉइंट्स हैं जो आप अपने बुक से इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। थैंक यू।